हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। जैसा कि हमने कहा था कि अगले लेक्चर में हम भारत की मृदा को डिस्कस करेंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप अपने सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं जैसे कि इसी वे में हमको प्रोसीड करना है। सबसे पहले हम सारी मृदाओं का क्या परिचय देखेंगे, उसके बाद मृदा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स, उनको देखेंगे। फिर मृदा का वर्गीकरण, मतलब मिट्टी को किस किस टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है और उनके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। फिर मृदा का अपरदन और फिर मृदा संरक्षण। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं, किस किस टाइप की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आइए शुरू करते हैं डिटेलिंग के साथ। महाद्वीपीय भूपटल की ऊपरी परत को क्या मृदा कहते हैं। यह एक असंगठित परत है, ठीक है, जिसमें खनिज, बालू, क्ले, ह्यूमस, सूक्ष्मजीव, वायु एवं जल इत्यादि मिश्रित अवस्था में मिलते हैं। यह ऐसा परत है जिसकी जुताई की जा सकती है, पौधे उगाए जा सकते हैं, वनस्पतियों को पोषक तत्व मिलता है तथा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण भौतिक घटक है। मृदा निर्माण एक जटिल एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है तथा 1 सेंटीमीटर मोटी मृदा के निर्माण में भी लंबा समय लग जाता है। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में मृदा निर्माण की प्रक्रिया निम्न कारकों से प्रभावित होती है। पहला है जनक आधारित चट्टान। जनक आधारित चट्टान कहने का मतलब है कि यही बेस है, यहीं से मृदा निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है और यह मृदा के रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा, मृदा की पारगम्यता, मतलब कि उससे वाटर परकोलेट करेगा नहीं करेगा, उनके गठन एवं रंग को प्रभावित करता है। क्योंकि चट्टानों के ही अपरदन से टूटने से क्या होता है, फिर मृदा का निर्माण शुरू होता है। तापमान, ये भी एक फैक्टर है। जलवायु का ये तत्व अपक्षय यानी वेदरिंग की दर को प्रभावित करता है और अपक्षय ही मृदा निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है जिसमें ताप परिवर्तन के प्रभाव से चट्टानें टूटती हैं। वर्षा की मात्रा मृदा के अपरदन, अपक्षय के साथ साथ ह्यूमस निर्माण के दर को प्रभावित करती है। वनस्पति, यह मृदा में नमी बनाए रखती है, अर्थात यह अपरदन की दर को कम करते हैं तथा ह्यूमस निर्माण में के सक्रिय कारक हैं। सूक्ष्मजीव, ये मृदा की क्वालिटी को बनाए रखते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, ये क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। जैसे जीवाणु मृदा में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ाते हैं। ढाल, अधिक ढाल वाले क्षेत्र में मृदा निर्माण एक कठिन एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है, क्योंकि अधिक ढाल पर मृदा अपरदन तेजी से होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में मृदा निर्माण तेजी से होता है और मृदा परिच्छेदिका भी तेजी से विकसित होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर ढाल ज़्यादा होगा तो मान के लिए कि यहाँ से कोई चट्टान टूटी तो टूट के लुढ़कती ये नीचे आ जाएगी, ठीक। मृदा निर्माण के लिए क्या है कि अगर चट्टान टूटी और वहीं पर रहेगी तभी तो ये तापमान, वायु, बैक्टीरिया, ये सारे फैक्टर्स इस पर अपना रोल प्ले शुरू कर पाएंगे। अगर ये मोशन में रहेगी तो फिर बैक्टीरिया वगैरह इस पर कहाँ से वो कर पाएंगे, अटैक कर पाएंगे। इसलिए जहाँ ज़्यादा ढाल होती है वहाँ पे मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी डिले हो जाती है। और फिर समय मृदा में एक निर्जीव कारक है, परंतु मृदा परिच्छेदिका के विकास में समय लगता है, इसलिए इसे मृदा निर्माण कारक में शामिल किया जाता है। मृदा परिच्छेदिका का मतलब सॉइल प्रोफाइल। भारत में मृदा का वर्गीकरण, सर्वप्रथम दामोदर घाटी क्षेत्र में मृदा सर्वेक्षण विभाग द्वारा मृदा का सर्वेक्षण किया गया था। पुनः भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में मृदा सर्वेक्षण विभाग एवं मृदा ब्यूरो के द्वारा देश के विभिन्न भागों में मृदा का सर्वेक्षण किया गया। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि परिषद एवं अनुसंधान संस्थान ICAR द्वारा मृदा की उत्पत्ति, उसके रंग, मृदा की अवस्थिति एवं रासायनिक संयोजन के आधार पर भारतीय मृदा को 8 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन सी और किसके अकॉर्डिंग, ICAR के अकॉर्डिंग। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट, शुष्क, लवणीय एवं क्षारीय, वन पर्वतीय, पीठ मृदा, ठीक। अब देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आ जाएगा इधर, मतलब ये जो फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, फ्लो चार्ट मतलब क्या, बुलेट्स पॉइंट दिख रहा है, ये मेंस के क्वेश्चन के अप्रोच करने की टेक्निक है। अगर मृदा पर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको कैसे लिखना है कि सबसे पहले परिचय लिखना है उसका, फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये लिखना है, रंग वगैरह बताना है, कहाँ मिलती है ये बताना है, उसमें रासायनिक संयोजन क्या है, मतलब कि नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस है कि नहीं है, ह्यूमस है कि नहीं है, ठीक। फिर किस प्रकार के फसल के लिए उपयोगी है,
और इस मृदा के साथ क्या समस्या है और फिर उसका समाधान क्या है। यही लिख के एंड कर देना स्टोरी को। नेक्स्ट, अब ये इंडिया के जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा इस रीजन में यानी हिमालयन रीजन में क्या मिलेगा, वन या पर्वतीय मृदा। इसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। थोड़ा सा ये सिक्किम के आसपास में मिलेगा और फिर थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के अपर पार्ट में, ठीक। उसके बाद पूरे मैदानी इलाकों में क्या मिलती है, जलोढ़ मृदा, क्योंकि इन्हीं से तो मैदान का निर्माण हुआ है। और थोड़ा थोड़ा ये आपको तटीय क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे, ठीक। खासतौर पे कहाँ, पूर्वी घाट पे। पूर्वी घाट में क्या मिल रहा है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को एलुवियल भी कहते हैं, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे नाम हैं। कांप, इसका नाम क्या क्या है, तो कांप है, ठीक है। जलोढ़ तो है ही, और एक आध दो नाम है, आगे देखेंगे हम। उसके बाद हम आते हैं, तो ये दक्कन का जो एरिया है, दक्कन ट्रैप का, दक्कन ट्रैप में आपको क्या, काली मिट्टी मिलेगी, काली मृदा, ठीक। और ये कपास की खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। थोड़ा सा ये गुजरात का इलाका भी इसमें शामिल हो जाएगा, ब्लैक सॉइल, ठीक है। उसके बाद लाल एवं पीली मृदा, ये देखिए, ये पूरा पठारी इलाके जो हैं, खास तौर पे इधर, जैसे इधर छोटा हजारीबाग का पठार है, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, फिर ये दंडकारण्य का इलाका हो गया, ठीक है। इन सब में लाल पीली मृदा मिलती है। और फिर पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट नहीं मतलब दक्षिणी भारत में लाल और पीली मृदा का काफ़ी विस्तार है, ठीक। उसके बाद अब अपनी कौन सी बच गई, फिर से लेटराइट बच गई है। तो ये देखिए, पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट का थोड़ा सा इलाका, ये वहाँ पे लेटराइट मृदा, थोड़ा सा इधर, मतलब ऐसे आउटरेटली ये नहीं कह देना है कि पूर्वी घाट में मिलता है और पश्चिमी घाट में मिलता है, दोनों तरफ मिलती है। आप देखेंगे रेड और येलो भी थोड़ा बहुत पश्चिमी घाट की तरफ मिल रही है, ठीक है। तो आउटरेटली अगर जैसे यूपीएससी ये स्टेटमेंट देता है कि केवल पूर्वी घाट में मिलता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ मिलते हैं थोड़े थोड़े। ज़्यादातर अवस्थिति किधर है, लाल एवं पीली मृदा की ज़्यादा अवस्थिति जो है वो पूर्वी घाट की तरफ है, और लेटराइट की ज़्यादा जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ है। अगर ये बात करें तो थोड़ा सा उड़ीसा के भी इलाका में मिल रहा है लेटराइट, ठीक। उसके बाद शुष्क मृदा, ये राजस्थान के इलाकों में मिलेगी, मरुस्थलीय प्रदेशों में। तो ये हमारा मृदा का थोड़ा सा पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन था। अभी इसकी हम डिटेलिंग देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए, जलोढ़ बोलते हैं, दोमट बोलते हैं, कछारी बोलते हैं, कांप बोलते हैं, ठीक। और इंग्लिश में एलुवियल, ठीक है। ऐसी दिखती है ये सामने। यह मृदा देश के क्षेत्रफल के लगभग 40% भागों में मिलती है। निक्षेपित मृदा है, मतलब नदियों द्वारा निक्षेप किया गया है इसका, अर्थात इस मृदा का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेपण से हुई है, इसलिए जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें चूना एवं पोटास की मात्रा अधिक है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं ह्यूमस की मात्रा कम है। रंग कैसा होता है, राख या धूसर के समान, ये सामने दिख रहा है। मृदा के रासायनिक संगठन के आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, भाबर, तराई, बांगर और खादर, ठीक है। नदियों के जो मोटे अवसाद होते हैं, मतलब मोटे मतलब ऐसे बड़े बड़े चट्टान टाइप के, चट्टान नहीं मतलब बड़े बड़े पत्थर, ठीक, वो क्या है, भाबर हैं। तराई मृदा, अब जब ये थोड़ा सा पाउडर टाइप में मिलने लगता है तो उसको तराई बोलते हैं। फिर नदी का जो बाढ़ प्लेन है, बाढ़ का इलाका है जहाँ नदी बार बार बाढ़ लाती है, ठीक है, उसमें बांगर और खादर मिलेगा। तो बांगर क्या है, बांगर है पुराना, मतलब नदी यहाँ से बह रही है, जैसे अगर यहाँ से बह रही है तो ये जो इलाका है दूर, ठीक है, जहाँ कभी कभी बाढ़ आती है, वो वहाँ आपको बांगर मिट्टी मिलेगी। और नदी के पास वाले इलाके में क्या मिलेगी, खादर का इलाका मिलेगा, ठीक, खादर मिट्टी, ठीक है। यानी ये खादर नदी का नवीन जलोढ़ है और बांगर नदी का पुराना जलोढ़ है। भारत में इस मृदा का विस्तार निम्न क्षेत्रों में है, किसका, जलोढ़ मृदा का। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, गुजरात का तटीय मैदान, उत्तर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी तटीय मैदान और नदी बेसिन का क्षेत्र।
इस मृदा में पंजाब हरियाणा के मैदान में गेहूं, कपास एवं गन्ना की कृषि होती है तथा ऊपरी गंगा के मैदान में गेहूं, गन्ना एवं दलहन की कृषि, और मध्य तथा निम्न गंगा के मैदान में चावल, गेहूं, गन्ना, पटसन। ये सारे मैदान जो है कि ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, ये हम पढ़ेंगे जब गंगा अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसमें एक बार इसको देख लिया जाए कि देखिए क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन यही आएगा, एक तो इससे बनता है क्वेश्चन भावर, तराई, बांगर, खादर। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले इसमें देखिए चूना पाया जा रहा है, फिर पोटास, ये दो चीज़ें इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जा रही हैं। बाकी नाइट्रोजन नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है। ठीक, रीज़न ये है कि देखिए जब भी हम नाइट्रोजन खाद डालते हैं ना खेतों वगैरह में, तो नाइट्रोजन जो है वो पानी के बहाव के चलते बह जाता है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन नहीं मिलेगा जलोढ़ में। क्यों? क्योंकि ये नदियों द्वारा ही लाया जा रहा है। फॉस्फोरस सेम कहानी एक तरीके से मान लीजिए। और ह्यूमस में भी यही है कि ये नदी पानी में तुरंत बह जाता है, पानी लगा नहीं कि ये ख़त्म हो गया। ठीक, इसलिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस ये नहीं पाए जाते। बाकी चूना और पोटास तो पाया जाता है। आगे काली मृदा देख रहे हैं हम, इस तरीके की दिखती है और ये इलाका है काली मृदा का। ठीक है, इसके पीछे हमने जलोढ़ देखा था। देखिए यहाँ गुजरात राजस्थान वगैरह हर तरफ है, ये हर तरफ। देश की दूसरी प्रमुख मृदा है कौन सी? काली। ठीक, जिसका विस्तार लगभग 5.46 लाख किलोमीटर स्क्वायर में है। अक्षांशीय रूप से कहाँ है ये जरूरत नहीं है देखने की। ठीक, इस मृदा की उत्पत्ति ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन की प्रक्रिया से प्राप्त मैग्मा एवं उसके लावा के रूप में बदलने और लावा के अपक्षय की प्रक्रिया से हुई है। बात है कि दक्कन के पठार के पास ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो वहाँ से लावा निकला था और वही लावा ठंडा होकर क्या बन गया? काली मिट्टी बन गया। ठीक, क्योंकि यह मैग्मा क्षारीय होता है, जो ज्वालामुखी से निकला था बेसिक नेचर का होता है, बेस क्षार, इसलिए यह देखने में कैसी है? काली है। रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें चूना पाया जाएगा। ठीक है, लोहांश पाया जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिना ये सब पाए जाते हैं, और पोटास, मतलब चूना और पोटास इसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। और इसमें भी नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस इसमें भी नहीं होती। मतलब देश की दो जो बड़ी मिट्टियां हैं उसमें क्या कमी है? नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की। इसलिए ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ खाद में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये तीन की बहुत खपत है, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस देश की दो बड़ी मिट्टियों में पाए ही नहीं जा रहे हैं। ठीक, आगे भारत में इस मृदा का विस्तार निम्न क्षेत्रों में है। महाराष्ट्र पठार, गुजरात का काठियावाड़, मध्य प्रदेश में मालवा, दक्षिण पश्चिम छत्तीसगढ़, उत्तर कर्नाटक, उत्तर पश्चिम तमिलनाडु। तो मैंने लोकेशन से भी देख लिया। शुष्क ऋतु में इस मृदा में दरारें आ जाती हैं, अतः इसे स्वतः जुती हुई मृदा भी कहते हैं। परंतु मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह मृदा जड़दार फसल के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी होती है। इस मृदा में गन्ना, कपास, संतरा, नींबू, ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन अधिक होता है। ठीक, कपास उत्पादन के कारण इसे कपास वाली मृदा भी कहते हैं तथा नदी घाटियों में इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में कि रेगुर मिट्टी किसको बोला जाता है। मृदा में बालू की मात्रा अधिक होने तथा नाइट्रोजन की मात्रा कम होने के कारण इसकी उत्पादन क्षमता क्या है? कम है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सूखा प्रभावित क्षेत्र की मृदा है, अतः ऐसे मृदा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक का प्रयोग अधिक लाभदायक हो सकता है। लाल एवं पीली मृदा इस तरीके की दिखती है। और कहाँ पाई जाएगी? ये रेड वाला जोन, ये सब लाल और पीली मृदा का विस्तार क्षेत्र है। यह देश की तीसरी प्रमुख मृदा है। इस मृदा का निर्माण आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टान के अपक्षय से हुई है। जिन क्षेत्रों में आयरन ऑक्साइड की अधिकता है वहाँ यह देखने में लाल, और जिन क्षेत्रों में जलयोजित जल जमाव है वहाँ यह देखने में पीली है। एक्चुअली क्या है कि जल में आपको पता है आयरन अगर पानी में भीग जाएगा तो उस पर क्या बन जाएगा? रस्ट, जंग लग जाती है। तो जंग ही है जो इस
इसको क्या मतलब जहाँ आयरन ऑक्साइड होता है वहाँ क्या करती है ये, जल वाले क्षेत्र में उसका रंग, उसके कलर को चेंज कर देती है, हल्का पीला कर देती है। किसके चलते? रस्टिंग की वजह से। रासायनिक दृष्टिकोण से इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस की कमी है। फिर अगेन नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं फास्फोरस, जबकि लोहांस, एल्यूमिना और कैल्शियम की मात्रा अधिक है। ठीक है, अभी तक हमने देश की 3 बड़ी मृदाएं देखी हैं और तीनों में नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस, ये तीनों की कमी है। इस मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है क्योंकि इनका जनक चट्टान ग्रेनाइट एवं नीस है और नीस की पारगम्यता होती है कम, इसलिए पानी जो होता है वो परकुलेट कर जाता है नीचे। ठीक, अतः ऐसी मृदा मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, तीसी, तंबाकू इस टाइप की फसलों के लिए उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देख रहा हूँ लेटराइट मृदा, इस तरीके की दिखती है। कहाँ पाई जाएगी? देखिए छोटे छोटे खंड में, यहाँ फिर यहाँ थोड़ा सा, ठीक, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ भी है थोड़ा। लेटराइट मृदा के निर्माण के लिए निम्न भौगोलिक दशा का होना अनिवार्य है। ऊंचा तापमान होना चाहिए, भारी वर्षा का क्षेत्र होना चाहिए, मतलब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, वर्ष में एक आर्द्र मौसम तो एक शुष्क मौसम को होना चाहिए। इस प्रकार यह मृदा निम्न क्षेत्रों में मिलती है। कर्नाटक एवं केरल का तटीय प्रदेश, तमिलनाडु में नीलगिरी एवं कार्डमम पहाड़ी का क्षेत्र, अंडमान निकोबार, पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और मध्यवर्ती भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। ठीक, भारी वर्षा के समय इस मृदा में से जल के साथ नाइट्रोजन, ह्यूमस एवं चूने की मात्रा निक्षालित हो जाती है, जबकि एल्यूमिना एवं लोहांस रह जाते हैं। यह प्रक्रिया लेटराइटीकरण भी कहलाती है, मतलब कि नाइट्रोजन और ह्यूमस ये तो बह जाएंगे और साथ ही साथ चूना भी बह जा रहा है इसमें। ठीक, जबकि एल्यूमिना और लोहांस रह जाते हैं। तो ये खैर पूछता भी नहीं है, कभी कभी लोहांस पूछ सकता है कभी। ठीक है, रासायनिक दृष्टिकोण से, और ये हाँ मतलब बह जाने की प्रक्रिया और इसके बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? लेटराइटीकरण। रासायनिक दृष्टिकोण से इस मृदा में लोहे एवं एल्यूमिना की मात्रा अधिक होती है, जबकि चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इसका रंग किशमिश के समान होता है तथा यह मृदा बागानी फसल और हॉर्टिकल्चर जैसे चाय, कहवा, मसाला, काजू इत्यादि के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी है। ठीक, देख लेते हैं एक बार फिर से किशमिश की तरह दिखती है कि नहीं। ये रही लेटराइट मृदा। नेक्स्ट शुष्क मृदा, ड्राई, इस तरीके की दिखती है। कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान के आसपास। यह मृदा ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में बनती है जहाँ उच्च तापमान हो तथा वाष्पीकरण की मात्रा वार्षिक वर्षा से अधिक हो, मतलब जितना पानी बरसे नहीं उससे अधिक उड़ जाए वाष्प बन के। इस प्रकार यह मृदा भारत में मुख्यतः राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलती है। रासायनिक दृष्टिकोण से मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। और क्षारीय कौन सी थी? काली मृदा। तो यह मृदा कैसी होती है? यह मृदा होती है अम्लीय प्रकृति की, एसिडिक। ठीक, जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया का परिणाम है। इस मृदा में भी नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की मात्रा कम है, जबकि चूने की मात्रा अधिक होती है। सामान्य रूप से कृषि के लिए अनुपयोगी होती है, परंतु जिप्सम एवं फाइराइड्स का उपयोग करके इसे कृषि के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं लवणीय मृदा। ये रहे, थोड़े सॉल्ट डिपॉजिट रहते हैं इस पर। लवणीय मृदा ऐसे क्षेत्रों में मिलती है जहाँ जल जमाव का क्षेत्र हो, अत्यधिक नहरी सिंचाई का क्षेत्र हो, समुचित अपवाह तंत्र विकसित न हो और समुद्र का तटीय प्रदेश। इस प्रकार पूर्वी तट में के डेल्टा जो है, डेल्टा क्षेत्र वहाँ मिलेगी, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, गुजरात के तटीय प्रदेश और पंजाब हरियाणा के नहरी सिंचाई के क्षेत्र में। चूँकि इस मृदा में नमी अधिक होती है, इसलिए केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन के द्वारा मृदा की ऊपरी परतों में सोडियम और पोटासियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण यह लवणीय हो जाते हैं और लवणीय मृदा भी कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। एक्चुअली होता क्या है कि मान के चलिए कि यह नदी है और नदी के ये आसपास मिट्टी है। ठीक, तो इस मिट्टी में नमी होगी। अब होता यह है कि केशिका क्रिया में कैसा होता है कि एक तेल के रुई को अगर आप एक उसमें डाल दीजिए तो तेल जो है, तेल यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार इन नदियों के नमी से आसपास फर्टिलाइजेशन यानी उर्वरक के उपयोग से जो ये सोडियम पोटासियम सब दिया गया रहता है, एक्चुअली साल्ट
सोल्टी होते हैं ये सारे, ठीक है। तो क्या है, ये साल्ट ऊपर आके डिपोजिट हो जाते हैं, मतलब खेत में दिखने लगेंगे, ठीक। जैसे ये रहा, ये वाइट वाइट, ठीक। तो क्या कर देते हैं, इससे मृदा क्या होती है, लवणीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, एसिडिक नहीं, सॉल्टी हो जाती है, ठीक है, और कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। फिर भी अमरूद, आंवला, बरसिन जैसे फसलों के उत्पादन के लिए अधिक उपयोगी है। जिप्सम एवं फेराइट का उपयोग कर इसे भी उपयोगी बनाया जा सकता है। तो एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, क्षारीय मृदा कौन सी थी, क्षारीय थी काली। एसिडिक यानी अम्लीय कौन सी थी, तो अम्लीय थी शुष्क मृदा। और लवणीय कौन सी है, लवणीय मृदा तो लवणीय मृदा ही है, ठीक। अब देखते हैं पीट, इस तरीके की दिखती है कुछ। यह मृदा देश के निम्न भागों में मिलती है, उत्तरी बिहार में, उत्तरांचल का दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय प्रदेश और तमिलनाडु एवं केरल के कुछ क्षेत्रों में, ठीक है। इसका रंग गाढ़ा एवं काला होता है और इसमें पोटास एवं फास्फोरस की मात्रा कम परंतु ह्यूमस की मात्रा अच्छी होती है, अतः यह वनस्पतियों के विकास के लिए अधिक उपयोगी मृदा है, ठीक है। एकमात्र ऐसी मृदा अभी तक मिली हमको डिस्कशन में जिसमें ह्यूमस की मात्रा ठीक ठाक है। मृदा अपर्दन एवं निम्नीकरण, तो ये मतलब मृदा का हमने देख लिया क्लासिफिकेशन क्या है और उनके गुणधर्म क्या है। अब हम मृदा का अपर्दन और निम्नीकरण देखते हैं। जब प्राकृतिक या मानव जनित कारकों के प्रभाव से मृदा की ऊपरी परत एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हो जाती है, हट जाती है, तो उसे मृदा अपर्दन कहते हैं। जबकि मृदा निम्नीकरण का अर्थ मृदा के उत्पादन गुणों में धीरे धीरे कमी आ जाना है, ठीक। चूँकि मृदा के ऊपरी परतों में पोषक तत्व अधिक होते हैं, इसलिए मृदा अपर्दन में मृदा की ऊपरी परत ही विस्थापित होती है। अपर्दन के दर के आधार पर मृदा अपर्दन को दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है भूवैज्ञानिक अपर्दन। यह एक निरंतर एवं धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण क्या है, अपक्षय है, यानी टूट फूट। इसमें ऋतु परिवर्तन के प्रभाव से चट्टानें टूटना प्रारंभ करती हैं। और दूसरा है त्वरित अपर्दन। जब मृदा की सुरक्षात्मक वनस्पति आवरण समाप्त हो जाते हैं, जैसे घास, पेड़ पौधे, ठीक है, ये मृदा को बांध के रखते हैं, जब ये समाप्त हो जाते हैं तो प्राकृतिक प्रक्रमों जैसे बाढ़, सूखा, मानवीय प्रक्रमों जैसे खनन, निर्वनीकरण, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के प्रभाव से मृदा का तेजी से अपर्दन होने लगता है। मतलब चराई से भी ज़्यादा अगर पशु चरने लगेंगे घास वास, उससे भी मृदा का अपर्दन होता है। तो मृदा अपर्दन के कारण के आधार पर इसे दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक है प्राकृतिक कारक, ठीक है, नेचुरली, जल द्वारा अपर्दन। तो जल द्वारा अपर्दन में कौन कौन सा आएगा, वर्षा बूंद अपर्दन, रील अपर्दन, अवनालिका अपर्दन, परत अपर्दन, नदी तट अपर्दन और समुद्र तट अपर्दन। ये किसके द्वारा है, जल द्वारा। और ये इनका सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। तो सीक्वेंस इसको मत याद रखिएगा, जो फोटो में दिखाया जाएगा सीक्वेंस उसको याद रखिएगा, क्योंकि पिछली बार यूपीपीसीएस में ये सीक्वेंस पूछ लिया था, ठीक। तो एक बार देखते हैं, और ये यूपीएससी में भी पूछा गया है सीक्वेंस। देखिए, सबसे पहले वर्षा बूंद अपर्दन होता है, मतलब जैसे ही वर्षा की एक ड्रॉप गिरेगी, ठीक है, वो क्या कर देगी, आसपास की मिट्टी को उखाड़ देगी, ठीक। और वर्षा बूंद अपर्दन के साथ ही जब ये मतलब इसका थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाएगा तो परत अपर्दन होता है। ये सामने दिख रहा है आपको परत अपर्दन, मतलब पूरी मृदा की जो ऊपरी परत है वो पानी द्वारा बहा के हटा दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे, परत अपर्दन, यानी सीट इरोजन। सीट इरोजन भी कहते हैं इसको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है रील अपर्दन। ये देखिए, ये थोड़े थोड़े लकीरें बनी हुई हैं अपर्दित मिट्टी की, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, रील अपर्दन। और रील अपर्दन ही जब बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो बन जाता है अवनालिका अपर्दन। ये सामने इतना बड़ा गड्ढा हो गया, ठीक। और यहीं पे ये मतलब ये सीक्वेंस खत्म हो जाता है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले वर्षा बूंद, ठीक है, बूंद बोलते हैं, या फिर स्प्लैश इरोजन।
ठीक। दूसरा होता है रील, रील को तो रील ही बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है अवनालिका, यानी कि गली इरोजन। अच्छा, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है सीट, सीट इरोजन मतलब परत अपर्दन। सबसे पहले स्प्लैश इरोजन, फिर सीट इरोजन, फिर रील इरोजन और उसके बाद गली इरोजन। वर्षा बूंद अपर्दन, परत अपर्दन, रील अपर्दन और फिर अवनालिका अपर्दन। उसके अलावा नदी अपने तटों में भी अपर्दन करती है। जैसे यहाँ नदी ने अपने तट से इतनी मिट्टी को बहा लेके गई है, ठीक है। इसके बाद समुद्र तट अपर्दन, समुद्र अपने आसपास की मिट्टी को क्या करता है, काटता है, तो ये समुद्र तट अपर्दन है। फिर वायु द्वारा अपर्दन, वायु आसपास की मिट्टी को उठा के लेके चली जाती है, ठीक, ये वायु अपर्दन है। यह अपर्दन शुष्क जलवायु प्रदेशों में तथा वनस्पति विहीन धरातलीय क्षेत्रों में अधिक होता है। भारत में उत्तरी गुजरात एवं पश्चिमी राजस्थान ऐसे अपर्दन वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, ठीक। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवसादन, निलंबन और पृष्ठ अपर्दन, ठीक है। कौन सा? वायु अपर्दन, वायु द्वारा। और नेक्स्ट है हिमानी द्वारा, यानी बर्फ़ के द्वारा। जब बर्फ़, जैसे यहाँ पे देखिए एवलांच आई, मतलब बर्फ़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है जब, तो मिट्टी के साथ रगड़ खाती है और वो मिट्टी को क्या करती है, बहा के अपने साथ लेके चली जाती है, तो इससे क्या होता है, मृदा का अपर्दन हो जाता है। इसको बोलते हैं हिमानी द्वारा अपर्दन। ढाल एवं गुरुत्व के प्रभाव से जब पर्वतीय प्रदेश में हिमानी नीचे की ओर स्थानांतरित होती है तो वह मृदा की ऊपरी परत को घर्षित कर अपर्दित कर देती है। तो भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड ऐसे अपर्दन के क्षेत्र हैं। उसके बाद भूस्खलन एवं मृदा अपर्दन, बाढ़ एवं सूखा, बादल फटने की घटना के समय काफ़ी बारिश होती है तो उससे, और जलवायु परिवर्तन एवं मृदा अपर्दन। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण मृदा की नमी जल्दी समाप्त हो जाएगी, जिससे मृदा अपर्दन एवं निम्नीकरण बढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ही नमी समाप्त होगी तो जो मिट्टी को पकड़ के एक साथ बांधने वाला तत्व है, बाइंडिंग एजेंट, पानी, वो वेपराइज हो जाएगा, तो मृदा क्या हो जाएगी, पाउडर जैसी हो जाएगी और आराम से अपर्दित हो सकती है। और यह प्रक्रिया बंजर भूमि एवं मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो ये तो प्राकृतिक कारण थे। मानवीय कारण कौन कौन से हैं? एक है निर्वनीकरण, वनों को काट देना, झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि, जब वनों को जला जला के हम करते हैं। अति पशुचारण, कृषि कार्य से, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में अवैज्ञानिक कृषि प्रणाली से। उसके बाद है मोनोकल्चर से। क्या होता है मोनोकल्चर? तो खेत में एक ही किस्म की फसल उगाने की पद्धति मोनोकल्चर कहलाती है। मोनोकल्चर में खेत अधिकांश समय खाली रह जाता है, जिसके कारण वर्षा की बूंद एवं वायु का प्रभाव मृदा के ऊपर अधिक पड़ता है। मानवीय एवं सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप से भी होता है। जैसे जनसंख्या वृद्धि होगी तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे रहने के लिए, तो मृदा का क्या होता है, अपर्दन होता है। नगरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, खनन होगा, तो ये सब क्या करेंगे, निर्वनीकरण को प्रोत्साहन देंगे, जिससे मृदा अपर्दन को बढ़ावा मिलेगा। अब मृदा निम्नीकरण के कारण, ये तो हमने पढ़ा अपर्दन। अब निम्नीकरण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी, खरपतवारनाशी का अधिक प्रयोग क्या करता है, मृदा को कठोर कर देता है तथा मृदा अम्लीय एवं क्षारीय हो जाती है। तथा खरपतवारनाशी मृदा के सूक्ष्म जीवियों को क्या करते हैं, मार देते हैं, जिससे मृदा का नवीनीकरण नहीं हो पाता। मतलब जो मृदा में फिर से क्वालिटी बढ़ाने वाले थे, वो खरपतवारनाशी से वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो मर जाते हैं, तो नई मृदा नहीं बन पाती, ठीक। साथ ही अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का प्रयोग भौम जल के प्रदूषण का कारण बनता है तथा स्थिर जलाशयों में सुपोषण, यानी इसको क्या बोलते हैं, सुपोषण को बोलते हैं इंग्लिश में यूट्रोफिकेशन। मतलब कि पानी में जो नाइट्रोजन वगैरह जो हम लोग उर्वरक यूज करते हैं, खाद, वो क्या है, जो बच जाता है वो पानी के द्वारा बहते हुए नदी में चला जाता है। तो नदी में क्या होता है कि जो नदी में जो वनस्पति हैं नदी की, बहुत मात्रा में बढ़ जाती हैं, तो नदी के जीवों के लिए ऑक्सीजन नहीं बच पाता,
तो मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बढ़ जाता है, ठीक। और वो क्या होता है, नदी प्रदूषित हो जाती है, जीव जंतु मरने लगते हैं इससे, ठीक है। आगे देखते हैं। अत्यधिक सिंचाई एवं जल जमाव, ऐसे में मृदा में केशिका क्रिया अधिक होती है, ये देखा हमने, तथा मृदा लवणीय एवं क्षारीय हो जाती है। एवं लवणीय मृदा वनस्पति के विकास को अवरुद्ध कर देती है, क्योंकि जलयुक्त मृदा में वनस्पति की जड़ों को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो अब मृदा संरक्षण के उपाय क्या हैं? वनीकरण यानी वन लगाइए, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा दीजिए, अधिक ढाल वाली भूमि पर खेती नहीं करना है, झूम कृषि पर प्रतिबंध, चारागाह भूमि का अलग से विकास, फसल चक्र को प्रोत्साहन देना है, क्रॉप रोटेशन को बदल बदल के खेती करनी है, मिश्रित कृषि को प्रोत्साहन यानी पशुपालन भी साथ में, वृक्षों के रक्षक मेखला का निर्माण, शेल्टर बेल्ट, चेक डैम बनाना, बालू का स्तूप का स्थानीकरण, ये जो बालू के जो ड्यून्स बने रहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा सर्कुलेट कर दिया जाए, उनको एक जगह स्थिर रख दिया जाए, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, बालू बह बह के मतलब उड़ उड़ के क्या आएगा, खेत में आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, मृदा का निम्नीकरण बढ़ेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में समुच्चय रखिए कृषि को प्रोत्साहन। जब पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखिएगा तो जैसे ये पहाड़ का टॉप हो गया, तो एक खेत ऐसे थोड़ा सा इस तरीके से बना होगा, दूसरा खेत लेयर में नीचे बना होगा उसके, ठीक है, फिर तीसरा खेत ऐसे ही उसके नीचे लेयर में बना होगा। इसको क्या बोलते हैं, समुच्च रेखीय कृषि, ठीक। और इसी को बोलते हैं श्रेणीदार खेत, है ना। सिंचाई की आधुनिक प्रणाली जैसे बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन, फवारा सिंचाई, वर्षा जल का संचयन, हो कल्चर यानी सुबह के ओस को खेत में मिलाना, हो कल्चर कहलाता है, मल्चिंग, फसल काटने के बाद खेतों को ढक कर रखना मतलब कि फसल के अवशेष से ही, जैसे ये धान लगा हुआ है तो धान की बाली काट ली, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको क्या करिए कि खेत में ही सुला दीजिए, कि रोलर चला दीजिए, कुछ चला दीजिए, तो ये खेत में ऐसे बिछ जाएगा तो खेत के ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाएगी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मल्चिंग बोलते हैं। नो टिल फार्मिंग यानी जहाँ बीज बोना है ना, बस सिर्फ वहीं पे जुताई करना है, हर जगह जुताई नहीं करना है, इसको नो टिल फार्मिंग बोलते हैं, जुताई रहित कृषि। संरक्षण कृषि यानी लेजर की सहायता से खेतों को समतल करना, ट्रक, और लेजर मतलब ये नहीं लाइट वाला लेजर नहीं, लेजर होता है ट्रक में लोहे की एक पट्टी बनी रहती है, उसको कहते हैं, ठीक। जैव उर्वरक का प्रयोग करना है, भूमि उपयोग मानचित्र का निर्माण हो जाए तो बढ़िया है, कहाँ कितनी भूमि का किस तरीके से उपयोग हो रहा है ये देख के डिसीजन मेकिंग में इससे मतलब आसानी होगी। फर्टिगेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, ठीक है, ये शब्द को मिला के बना है, मतलब पानी में ही फर्टिलाइजर मिला दीजिए और उसको छिड़क दीजिए, इस तरीके से हो गया फर्टिगेशन, ठीक। अब कल के वीडियो लेक्चर में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।